करने वाले हैं क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो दो सिस्टम के थ्रू होता है। पहला होता है न्यूरल सिस्टम, दूसरा होता है इंडोक्राइन सिस्टम। जब हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में न्यूरल सिस्टम इतना एडवांस है तो इंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये बात है कि न्यूरल सिस्टम के जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो हर एक सेल्स को इनर्वेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों एक साथ मिलकर के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट इसमें बताते हैं। द न्यूरल सिस्टम and endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological function in our body। ये बातें हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये बात हुआ कि न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों साथ में मिल करके कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन करते हैं किसी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को हमारे बॉडी में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो तरह के सिस्टम्स हैं जो कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन कर रहे हैं। पहला है यहाँ पर सबसे पहला अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला देखने को मिल रहा है न्यूरल सिस्टम। अगर हम न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो न्यूरल सिस्टम के केस में बात करते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज कैसा होता है, पीक होते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पर होता है एंड शॉर्ट लिव्ड होते हैं। कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में बताया गया न्यूरल सिस्टम के बारे में। लेकिन वहीं पे अगर हम इंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम की यदि बात करते हैं तो इंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन इज कैसा होगा, यहाँ पर क्विक बताया गया है, इसमें कैसा होगा, स्लो होगा, एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं होंगे बल्कि ये कैसा होगा, वाइड स्प्रेड होगा। और यहाँ पर ये बताया गया कि ये शॉर्ट लिव्ड के लिए होते हैं लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग ये लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात कर लिए कि एक न्यूरल सिस्टम दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम यानी न्यूरॉन्स के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं और न्यूरल सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक सीएनएस दूसरा पीएनएस, इसको आप लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। इंडोक्राइन सिस्टम में यहाँ पर देखा जाता है कि इसका जो कोऑर्डिनेशन होता है एक केमिकल सब्सटेंस के थ्रू होता है। उस केमिकल सब्सटेंस को हार्मोन्स कहते हैं, जो कि ये अपना जो इफेक्ट होता है वो स्लोली इफेक्ट करते हैं, यानी स्लो, वाइड स्प्रेड, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है, पूरे बॉडी में फैलता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग के लिए होते हैं। जबकि न्यूरल का जो रेगुलेशन होता है, जैसे ही कोई भी स्टिमुलस आया तुरंत रिस्पांस जनरेट करते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, इसलिए ये क्विक होते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन पे होता है और शॉर्ट लिव्ड के लिए होता है। लेकिन इंडोक्राइन में ऐसा नहीं होता है। इंडोक्राइन सिस्टम एक्टिव होते हैं, वहां से हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाते हैं, उसके बाद रिसेप्टर के साथ वायर्ड होते हैं, फिर उस टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू पर वो अपने फंक्शन या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो इंडोक्राइन सिस्टम को बनाता है कौन, ग्लैंड्स बनाते हैं। इंडोक्राइन
ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्लैंड्स के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में ग्लैंड क्या होते हैं। चलिए अगर हम ग्लैंड के बारे में एग्जाम यहाँ पर बना रहे हैं तो ग्लैंड है क्या, पहले ये समझते हैं कि ग्लैंड क्या है। ग्लैंड की बात करते हैं। ग्लैंड एक तरह के ऐसे सेल्स होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस को सिक्रीट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हिच सेल ग्लैंड सेल्स which secrete any substance is known as glandular टिश्यू, या इसको ग्लैंड कह लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ग्लैंड की, तो ग्लैंड कितने तरह के होते हैं? दो टाइप के ग्लैंड होते हैं। टाइप ऑफ ग्लैंड की यदि बात करें तो हम बताते हैं कितने टाइप के ग्लैंड, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के केस में यहाँ पे बात होता है तो इसमें डक्ट होते हैं। इस ग्लैंड को कहा जाता है डक्ट ग्लैंड कहा जाता है। डक्ट ग्लैंड का मतलब इसमें एक स्पेशलाइज ऐसे डक्ट बन जाता है, और इस डक्ट के थ्रू जो भी इसका सिक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उस सिक्रीटरी प्रोडक्ट इस डक्ट के थ्रू उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, उस टारगेट ऑर्गन पर पहुंच जाते हैं जहां पर अपना इफेक्ट शो करना होता है। लेकिन अगर हम एंडोक्राइन की बात करते हैं तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं कैसे होते हैं? डक्टलेस होते हैं। कैसे होते हैं? डक्टलेस होते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई डक्ट नहीं होता है। इसका जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, सिक्रीटरी प्रोडक्ट, अगर हम इसके सिक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसका जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है, सिक्रीटरी प्रोडक्ट टारगेट टिश्यू तक किसके थ्रू जा रहा है? से डक्ट के थ्रू जा रहा है। तो सिक्रीटरी प्रोडक्ट में अगर हम यहाँ पर जान लेते हैं तो सिक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे इसका सलाइवा हो गया, सलाइवा सिक्रीट होता है सैलिवरी ग्लैंड से। उसके बाद डाइजेस्टिव जूस हो गए, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट हो रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड से। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जैसे स्वेट है तो स्वेट सिक्रीट हो रहा है स्वेट ग्लैंड से। मिल्क हो गया, ये सिक्रीटरी प्रोडक्ट है, मिल्क सिक्रीट हो रहा है मेमरी ग्लैंड से। तो कुछ इस तरह से ऐसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो टारगेट ऑर्गन तक डक्ट के थ्रू प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम एंडोक्राइन की बात करते हैं तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं। इसमें किसी भी तरह का डक्ट नहीं पाया जाता है। इसका जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस हैं, तो सिक्रीटरी प्रोडक्ट carried by blood stream, इसके थ्रू ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचाया जाता है, और इसीलिए कैसे होते हैं? ये वाइड स्प्रेड होते हैं। चलिए इनका जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, सिक्रीटरी प्रोडक्ट एक केमिकल सब्सटेंस है। क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है, और ये जो केमिकल सब्सटेंस हैं, इस केमिकल सब्सटेंस को बोला जाता है हार्मोन। क्या बोला जाता है? हार्मोन, जो स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं।
बात कर लेते हैं पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने तरह के होते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि हार्मोन्स क्या है। देखते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स की, अगर हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पर बताया जाता है कि दो टाइप के होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने टाइप के बताए गए हैं? दो टाइप के हैं। एक तो होता है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा होता है नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड। यहां पर अगर इस ग्लैंड में यहां पर इस सेल्स के क्लस्टर बन जाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है और ये प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। तो ऑर्गेनाइज यानी इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो हार्मोन्स यानी केमिकल सब्सटेंस को रिलीज कराना ही है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स कुल मिलाकर के बताए गए हैं 8 होते हैं, जिनमें से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जैसे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया। एड्रिनल के बाद आता है यहाँ पर पैनक्रियाज हो गया, गोनेड्स हो गए। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर आपको बता दिया गया कि ये 8 हो गए, 3 2 5 3 8। तो 8 ये ग्लैंड्स हो जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड, जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए। लेकिन नॉन ऑर्गेनाइज्ड की बात करते हैं, जैसे ये कोई ऑर्गन है तो यहाँ पर इसके जो ग्लैंड्स के सेल्स होते हैं ये स्कैटर्ड फॉर्म्ड में होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्कैटर्ड फॉर्म्ड में होते हैं। तो इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है कुछ और होता है, लेकिन ये हार्मोन्स भी सिक्रीट कराते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। नॉन ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स में जैसे एल के जी और यहाँ पर आता है एच। एल से यानी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लीवर होता है, के से किडनी हो जाता है और जी से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होते हैं और एच से यहाँ पर हार्ट होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें प्लेसेंटा भी शामिल किया जाता है। प्लेसेंटा भी एज इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा, जो कि नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है, इसके जैसा काम करता है। चलिए अब हम हार्मोन्स के बारे में बात करते होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स के केस में अगर हम बात करते हैं तो हार्मोन्स क्या होता है, एनसीईआरटी ने इसके लिए 2 डेफिनेशन दिया गया है। पहला जो डेफिनेशन दिया गया है उसमें बताया गया है ट्रेडिशनल, और दूसरा एक मॉडर्न डेफिनेशन दिया गया है। ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है उसमें यह बात बताया गया है कि हार्मोन्स जो होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये जो डिफिनीशन दिया गया है तो उस डिफिनीशन में कुछ न कुछ कमी रही होगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बताया गया कि हार्मोन्स हम उन्हें कहते हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं और वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा नहीं सिक्रीट किए जा रहे हैं। जैसे अगर हम लीवर की बात करते हैं तो लीवर एक तरह का नॉन ऑर्गेनाइज्ड और इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा काम कर रहा है, हालांकि इंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये डिफिनीशन तो रॉन्ग हो गया? तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो मॉडर्न डिफिनीशन दिया गया है, तो यहाँ पर बताया गया कि हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचाया जाता है टारगेट टिश्यू तक, जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, हम उसको हार्मोन कहते हैं। जो मॉडर्न डिफिनेशन दिया गया है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, इसका मतलब यह है कि हार्मोन्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस नहीं होते। अगर न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते तो उससे कहीं ना कहीं हमको एनर्जी मिलता, लेकिन ये डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल होते हैं, इसलिए ये एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है। विच एक्ट्स एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, यह इंटरसेलुलर मैसेंजर के जैसा वर्क करता है। साथ ही साथ ये प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव सब्सटेंस हैं। इसका जो एक्शन होता है बहुत रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव बताया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स ये
जिस इंडोक्राइन ग्लैंड से बनाया जाता है वहां से रिलीज हुआ और ये स्टोर नहीं किए जाते हैं। हार्मोन्स को हम स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ एक हार्मोन्स है जो एक्सेप्शन है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को स्टोर किया जाता है, बाकी और जितने भी हार्मोन्स हैं जब जरूरत पड़ता है तो वो बनाए जाते हैं और उसके बाद उसका यूज होता है, बचे हुए हार्मोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और बताया गया हार्मोन्स के केस में कि हार्मोन्स जो होते हैं यहाँ पर नॉन एंटीजेनिक सब्सटेंस होता है। तो हार्मोन्स आर, लिख सकते हैं इस पॉइंट को, हार्मोन आर नॉन एंटीजेनिक सब्सटेंस। नॉन एंटीजेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है हार्मोन्स एक तरह का ऐसा केमिकल है जिसमें किसी भी तरह का कोई एंटीजेंस नहीं होते। और इसके केस में बताया जाता है कि एंड यहाँ पर ये स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होता है, नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक, नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक सब्सटेंस। तो दो पॉइंट इसमें बताए गए हैं कि पहला ये बताया गया कि हार्मोन्स कैसा है, नॉन एंटीजेनिक सब्सटेंस होता है और नॉन स्पीसीज। नॉन स्पीसीज का मतलब है कि कोई स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है, कि जैसे अगर हम बात कर लें कि ह्यूमन का जो हार्मोन्स है और किसी अदर एनिमल्स का जो हार्मोन्स है तो वो अलग होंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो वहां पर यह बताया जाता है कि ह्यूमंस का हार्मोन्स यानी नॉन स्पीसीज है, नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक सभी हार्मोन्स हर एक और ऑर्गेनिज्म में सेम टू सेम देखने को मिलते हैं। ठीक है, यह हार्मोन्स के केस में रहा। अब हम बात करने वाले हैं कि हार्मोन्स के केमिकल नेचर को देख लेते हैं कि हार्मोन्स के कितने केमिकल नेचर से बताए जाते हैं। तो यहां पर बात करते हैं, हेडिंग बनाते हैं, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। हार्मोन के केमिकल नेचर को अगर हम देखें तो हार्मोन के केमिकल नेचर में कुल मिलाकर के 4 तरह के केमिकल नेचर से बताए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पर बताया जाता है कि हार्मोन्स का जो केमिकल नेचर बताया गया है, सबसे पहला ये स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। स्टेरॉयडल नेचर का मतलब यह है कि ये कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव यानी ये फैट से रिलेटेड डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव, कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड हार्मोन। ठीक है, तो ये पहला केमिकल नेचर है इसका, स्टेरॉयडल नेचर का। दूसरा नेचर अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो नेचर इसमें बताया गया है वो है आइडोथायरोनिन नेचर के। आइडोथायरोनिन नेचर का इसमें जो हार्मोन्स बताया गया कि ये थायरॉक्सिन होता है, थायराइड ग्लैंड वाला, और इसमें आयोडीन से देखने मिलते हैं, इसलिए आइडोथायरोनिन इसको बोला जाता है। तीसरा जो नेचर इसमें बताया गया है ये बताए जाते हैं, एक तो है पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीनियस, प्रोटीन नेचर के। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये तीसरा जो नेचर्स बताए गए हैं, पेप्टाइड नेचर का हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं या प्रोटीनियस नेचर का हो सकता है। चौथा इसमें बताया जाता है कि चौथा जो है ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव नेचर का होता है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होता है, डिराइव्ड होते हैं स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेरॉयडल नेचर के जो हार्मोन्स हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आता है सबसे पहले स्टेरॉयडल हार्मोन्स में एड्रिनल वाला। एड्रिनल का कौन सा हिस्सा? एड्रिनल के कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन्स हैं वो सभी स्टेरॉयडल नेचर के हैं।
जैसे इसमें कितने हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, 3 तरह से। सबसे पहला आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स। तो यानी इसमें जो हार्मोन्स है, सबसे पहला है एल्डोस्टेरॉन, एक तो एल्डोस्टेरॉन हो गया, दूसरा हो गया कॉर्टिसोल, और तीसरा यहाँ पर बताया जाता है कि सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। अब ये हो गया इसका जो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टेरॉयडल नेचर के जो हार्मोन्स हो गए, ये 3 तो आपको ये बता दिए जाते हैं। साथ है इसमें आइडोथायरोनिन वाला, अगर हम बात करें आइडोथायरोनिन वाला होता तो प्रोटीनियस नेचर का है, लेकिन इसकी जो एक्टिविटी होती है, जो एक्ट करता है, वो लिपिड नेचर के जैसे काम करते हैं। यानी ये 2 हार्मोन्स जो हैं लिपिड सॉल्युबल होते हैं। यहाँ सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर भी देखा जाता है कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो लिपिड सॉल्युबल हैं और कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं। तो 2 हार्मोन्स आपको ये बता दिए जाते हैं कि स्टेरॉइड वाला और आइडोथायरोनिन वाले, ये दोनों जो हैं लिपिड सॉल्युबल होते हैं, और ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये वाटर सॉल्युबल बताए जाते हैं, वाटर सॉल्युबल बताया जाता है। अब इसी के बेसिस पर इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो भी देखने मिलते हैं। तो पहला हमने स्टेरॉयडल देखा, दूसरा अब हम आइडोथायरोनिन वाला देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा आइडोथायरोनिन वाले में यहाँ पर आता है थायरोक्सिन हार्मोन्स, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन्स ये आपको देखने को मिलता है थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं। ये दूसरा होता है। तीसरा अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड नेचर के, तो यहाँ पर हम अमाइनो एसिड डेरिवेटिव को देख लेते हैं। उसके बाद बाकी बचे हुए वो पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। जितने भी इंटीरियर पिट्यूटरी वाले जितने भी हार्मोन्स हैं वो प्रोटीनियस या पेप्टाइडल नेचर के ये देखने को मिलता है, तीसरे कैटेगरी में आते हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव वाला अगर हम देखते हैं तो ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं। तो अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन कहा जाता है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स में एड्रिनल के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स होता है, एक होता है मेडुला। तो यहाँ पर एड्रिनल मेडुला वाला एग्जांपल आता है। सबसे पहले एड्रिनल मेडुला में 2 हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन, यहाँ से सिक्रीट होता है एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन ये दोनों जो होते हैं ये टायरोसिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। टायरोसिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हैं, ठीक है। बाकी इसमें एक और आता है जिसका नाम है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। कौन कौन से हैं यहाँ पर? दूसरा यहाँ पे बताया जाता है इसमें मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव हैं। ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव अमाइनो एसिड, ठीक है। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो गया, आइडोथायरोनिन डेरिवेटिव हो गया दूसरा वाला, और यहाँ पर सबसे पहला स्टेरॉयडल नेचर के बता दिए गए। बाकी और जितने भी बच रहे हैं वो सभी के सभी पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। मोस्टली जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स हैं वो सभी के सभी, चाहे LH हो या FSH हो, ग्रोथ हार्मोन्स हो, वो सब के सब प्रोटीनियस और पेप्टाइडल नेचर के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम
हार्मोन्स के मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसा होता है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्टिविटी। हार्मोन एक्टिविटी की मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको बता दिया कि हार्मोन्स केमिकल नेचर में तो बता दिया गया कि 4 टाइप के होते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पर हार्मोन्स 2 तरह के बताए जाते हैं। एक तो अब बताया जाता है कि फैट सॉल्युबल, दूसरा यहाँ पर बताया जाता है कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल हार्मोन। अगर हम फैट सॉल्युबल हार्मोन्स की बात करते हैं तो फैट सॉल्युबल में यहाँ पर कौन आ रहा है? सबसे पहले स्टेरॉयडल नेचर वाले आ रहे हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स आ रहा है। दूसरा आ रहा है आइडोथायरोनिन हार्मोन, आइडोथायरोनिन हार्मोन। ठीक है, ये आइडोथायरोनिन हार्मोन्स जो है एक्चुअल में होता है प्रोटीनियस नेचर के, लेकिन यहाँ पर जो एक्ट करता है ये इसका एक्टिविटी अलग तरीके से होता है, इसलिए यहाँ पर ये फैट सॉल्युबल में। जबकि वाटर सॉल्युबल में अगर हम बात करते हैं 2 तरह के आते हैं। एक तो आता है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव वाला, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। दूसरा अब इसमें देखने को मिलता है प्रोटीनियस या पेप्टाइडल नेचर वाला, पेप्टाइड या प्रोटीनियस नेचर के। ये दोनों आपको देखने को मिलते हैं वाटर सॉल्युबल में। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जितने भी हार्मोन्स हैं, हर एक हार्मोन्स के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। यानी हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। जितने भी रिसेप्टर्स सेल के पास हैं वो सभी रिसेप्टर्स हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं। ग्रोथ का जो हार्मोन्स का रिसेप्टर होगा वो ग्रोथ के लिए वर्क करेगा, उसके साथ अटैच्ड होगा, बाउंड होगा। और अदर हार्मोन्स अलग अलग रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं डीएनए, क्योंकि अब हार्मोन्स आएगा एक्टिविटी को रेगुलेट करने हैं, तो अब आकर के डीएनए में ही ये फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेगा। क्योंकि हम जानते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो ये डीएनए है, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है और डीएनए से फिर यहाँ पर बनता है एमआरएनए बनते हैं, और एमआरएनए से ठीक उसी के जैसा अब जो एमआरएनए के पास मैसेज आता है और वो उस तरह से प्रोटीन को फॉर्मेशन करते हैं। ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे ये सेल्स है, सेल्स का जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन बने होते हैं बाइलिपिड लेयर से। अब जो फैट सॉल्युबल वाला पार्ट है, तो फैट सॉल्युबल वाला, तो यहाँ पर अगर ये हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स आसानी से पार करते हुए आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये आसानी से इस लेयर में सॉल्युबल हो जाएगा और ये हार्मोन्स पार करते हुए आ जाएंगे। तो इसका जो रिसेप्टर है फैट सॉल्युबल वाले या स्टेरॉयडल के, इसके जो रिसेप्टर हैं, यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद हैं। क्या है? ये सेल के अंदर पाए जाते हैं, तो इसको कहा जाता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। रिसेप्टर कहां पर देखने को मिलेंगे? सेल के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब ये हार्मोन्स इस रिसेप्टर के साथ आता है, यहां पर जुड़ता है, तो ये बना लेते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से हार्मोन्स आएगा, उसके बाद फिर डीएनए पे अपनी एक्टिविटी को यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म कराएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। कुछ इस तरह से ये एक्ट करते हैं। एनसीईआरटी में इस चीज को दिखाया गया है कि एक स्टेरॉयडल हार्मोन्स को लेकर के दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कोई प्रोजेस्टेरॉन ही मान लीजिए या कोई भी एक स्टेरॉयडल हार्मोन्स को ले लेते हैं, ठीक इस तरह से, चाहे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन,